खास चीज़ थी। आप देखो जब ठंड लगती है तो आप रगड़ते नहीं रगड़ते, और गर्मी लगती है रगड़ो तो फिर क्या होता है, ये धीरे करो। जब किसी साधु की बियावती करने आप जाते हैं, ठंडी के समय हाथ रगड़ते हैं, उनके पैर रगड़ते हैं, और गर्मी होती है तो भैया आराम से करो, गर्मी निकालो, उल्टी तरफ से निकालो। ऐसा करते कि नहीं करते? आप लोगों ने माताजियों की बियावती की होगी, इन लोगों ने साधुओं की होगी। तो ये तरीका है। क्यों? जहाँ भारत देश जो अपने आप में गर्म देश है, यहाँ समशीतोष्ण माहौल मात्र रहता है, कुछ विशेष मौसम छोड़ दिए जाए तो बाकी अन्य समयों में आपके लिए गर्मी पैदा ना हो जाए, ऐसे आपके साथ साधन जोड़े गए। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे अपने आप में वो भोजन हो, चाहे वो वाहन हो। वाहन क्या, भारत में एक से एक बढ़ के वाहन बनाने की कलाएं विकसित थीं, विमान बनाने की कलाएं विकसित थीं। क्यों उनने बैलगाड़ी को चुना? आपको लगता है कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया? राइट ब्रदर्स क्या आविष्कार करेंगे? भारत के शास्त्रों में आज भी 32 प्रकार से वायुयान बनाने की विधि लिखी हुई है, और हर विमान की विधि 500 प्रकार से और तैयार की जा सकती। मतलब 16,000 प्रकार के विमान बनाने की विधि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, और राइट ब्रदर्स ने इसको कबाड़ लिया और अपने नाम से घोषित कर दिया कि एरोप्लेन हमने बना दिया। तुम क्या बनाओगे? क्या बताओ? पुष्पक विमान हमारे यहाँ नहीं थे क्या पहले? सीता का हरण जिस विमान में रख करके रावण ने किया था, कि विमान की बनाने की पद्धति पहले नहीं थी क्या? तुम क्या बनाओगे? ये सब विमान बनाने की पद्धतियां पहले हमारे पास थी, लेकिन हम नहीं पहचान पाए, और हमारी चीज चोरी करके दूसरों ने हमारे सामने हमारे बाजार में बेच दिया, और हमने उसको आविष्कारक मान लिया। कितनी बड़ी अपने आप में एक नासमझी है। जो चीज हमारी वैभव में थी, जो चीज हमारे अतीत में थी, उसको हम दूसरों के सामने हाथ फैला करके मांगने लग गए, और उनके लिए दाता मान लिया और खुद को भिखारी मान लिया। अब विमान बनाने की पद्धति थी, लेकिन विमानों का उपयोग जो अपने जीवन में संयम रखता है, जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जानता है, वो करें। हर व्यक्ति ना करे तो हर व्यक्ति क्या करे? यात्रा तो उसको करनी है, तो उन वाहनों से करे जिन वाहनों से यात्रा करने पर उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, और उसके बदले में जानवरों का पालन भी होना लग जाए। इसलिए बैलगाड़ी थे, बग्गियाँ थीं, घोड़े थे। स्लो जाना है तो बैलगाड़ी थी, ज़्यादा हुआ तो आपके रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, ये थे। क्यों? ये सिर्फ मात्र आपके वाहन नहीं थे, आपके शरीर के लिए जलवायु से लड़ने लायक वो साधन थे। क्योंकि आप इस प्रकार के वाहन से चलेंगे तभी आप अपने आप को निरोग बना पाएंगे। अब अपन फास्ट ले आए। आपने एक चीज़ सुनी होगी, कभी भी आप किसी वाहन में बैठ के सिक्के को उछालें, सुन रहे हो आप लोग? बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं। किसी सिक्के को उछालें तो आपके हाथ में आता है, आता कि नहीं आता? क्यों? हमने सिक्का उछाला था यहाँ, वो हमारे हाथ में यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि उस वाहन के साथ साथ वो पूरा वातावरण भी मूवमेंट कर रहा था। ऐसे ही जिस वाहन में आप बैठे हैं, जब बाहर का वातावरण आपके साथ साथ मूव करता है तो आपके भीतर का वातावरण भी आपके साथ साथ मूव करता है। तो फास्ट वाहन में आप बैठते हैं तो आपके अंदर की जो मूवमेंट है वो फास्ट होने लग जाती है, और जैसे ही फास्ट होती है तो आप कभी देखना, जैसे ही आप यात्रा करके आते, भले ही बैठ के आए हैं, आपको यात्रा करने के बाद थकान होती कि नहीं होती? जब आप यहाँ बैठे हैं थकान नहीं हो रही है, आप किसी वाहन से यात्रा करने जा रहे हैं और बैठ के आए, बल्कि लेट के भी आए, तो भी आपको थकान लगेगी। क्यों थकान हुई? क्यों दर्द हो रहा हाथ पैरों में? दर्द होने का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर के अंदर के अवयव यहाँ से वहाँ अलग हो गए। सिर दर्द भी होने का मतलब नहीं कि सिर यहाँ की जगह यहाँ आ गया हो, सिर तो वहीं की वहीं है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर वात बार बार अटैक कर रहा। वात, पित्त और कफ 3 चीज़ें होती हैं। वात मतलब गैसेस, पित्त मतलब एसिड, और कफ यानी वो तो आप जानते ही हैं। इन तीनों का बैलेंस ही है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है। सुन रहे हैं आप लोग? जब ठंडा मौसम होता है तो नींद क्यों आती है? सुन रहे हैं? सो रहे हैं? जब मौसम ठंडा होता है
तो नींद क्यों आती है? क्योंकि कफ के आवेग में ही नींद का होता है। इसलिए जिनको कफ बढ़ रहा होता है, प्रकृति ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि उनको बार बार नींद लाता है और नींद ही उस कफ को पचा देती है। मतलब प्रकृति इतना अच्छा अपने आप में एक ट्रीटमेंट करने वाला ट्रीटर है कि वो आपके लिए अलग से कुछ डॉक्टर के पास जाने की हिदायत देता ही नहीं है। लेकिन आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। तो जब कफ का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होगा तो नींद उड़ जाएगी, कफ का प्रकोप होगा तो नींद आएगी। इसलिए ठंडा, माथा ठंडा कर दो जिसको नींद नहीं आ रही है। ये जो कान के आसपास ठंडा कर जिसको नींद नहीं आ रही है। क्यों? यहाँ पर जब पित्त जमा हो जाता है तो आपकी नींद को उड़ा देता है, और जब यहाँ ठंडक मिलती है तो वो उस पित्त को शमन करती है, जो आपको नींद में लाने में सहायक बन जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही आपने वो तेज चलने वाले वाहनों में यात्रा की, आपको थकान बढ़ गई। क्यों? जैसे ही हम तेज काम करते हैं वात बढ़ जाता है, वात बढ़ जाता है तो हाथ पैर टूटते हैं, ऐसा लगता है कोई निचोड़ दे। होता कि नहीं होता? लेट नाइट यदि आप काम कर रहे हैं, उस सुबह उठे हैं, तो आपको लगेगा कि आपके हाथ पैर टूट रहे हैं। टूटने का मतलब ये नहीं कि हाथ टूट के कहीं गिर जाता है। आपका हाथ आपके हाथों में रहता है, आपके पैर आपके पैरों में रहते हैं, लेकिन वहाँ वात जो अटैक कर रहा है, आपको दर्द पैदा हो रहा है। सुन रहे हैं? आपकी निजी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, और किस कारण से आपने अपनी निजी जिंदगी से खिलवाड़ कर रखा है, उन फिरंगियों के मकसद की और मंसूबे की बात भी हम कह रहे हैं। तो आपके साथ फास्ट वाहन जोड़ दिए। अब देखो, अब आप सोचो, हम जो फास्ट करना चाह रहे हैं काम, वो फास्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हम जल्दी काम कर लेंगे। जल्दी करने के बाद आप क्या करोगे? बाकी बचे समय में हम थोड़ा आराम कर लेंगे। आराम करके आप क्या पाना चाहते हैं? हम सुखी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, सुखी रहना लक्ष्य है ना आपका। तो सुखी आप जल्दी काम करके होंगे कि जल्दी काम करके जो आप रोग पालेंगे, उन रोगों का इलाज करके सुखी होंगे? आप निरोग रहो, सुखी वैसे ही रहोगे। पहले फास्ट काम किया, बात बढ़ा लिया, और बात जो होता है वो पित्त को अथवा कफ को हवा देता है। एक सूत्र है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगव मलधातवा वायु यत्र नियंते तत्व सर्वंती मेघवत। ये सूत्र आयुर्वेद का है कि पित्त भी पंगु है और कफ भी पंगु है और सारे धातु उपधातु भी पंगु हैं। लेकिन पंगु मतलब समझ तो लंगड़े। लेकिन वात यदि इन सबको साथ देता है तो इन सब बादलों की तरह बरसने लग जाते हैं। किसी की कफ प्रकृति है, यदि उसका बात उखड़ गया है तो उसके कफ संबंधी रोग लेकर के आएगा। किसी की पित्त प्रकृति है, यदि उसका बात उखड़ गया है तो पित्त संबंधी रोग लेकर के आएगा। और किसी की बात प्रकृति ही है और बात उखड़ गया है तो बात संबंधी और बहुत सारे रोग होते हैं। 84 प्रकार के रोग बात संबंधी होते हैं। जितने भी वर्तमान में रोग हैं वो या तो पित्त संबंधी हैं, कफ संबंधी हैं, अथवा बात संबंधी हैं, अथवा पित्त और कफ दोनों मिक्स संबंधी हैं, बात और कफ संबंधी हैं, अथवा बात और पित्त संबंधी हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो तीनों के उद्रेक से एक साथ होते हैं, जिनको सन्निपातः रोग बोलते हैं। उनका तो इलाज बहुत कठोर होता है, क्योंकि एक को संभालते हैं दूसरा उखड़ता, दूसरे को संभालते एक उखड़ता। इसीलिए कभी भी किसी भी चिकित्सक के पास आप जाओ, वो चिकित्सक किस प्रकार का रोगी है, उस रोगी के प्रकृति को समझ के चिकित्सा करता है। अब आपको इस बात को समझने के लिए उदाहरण देते हैं जो आप अच्छे से पकड़ लेंगे। मनुष्य की, घोड़े की और हाथी की यदि चिकित्सा करनी हो तो कैसे की जाती है? हाथी को पित्त संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाथी गन्ना खाता, गुड़ खाता, क्योंकि उससे पित्त शमन होता। घोड़े को कफ संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए घोड़ा चना खाते। कभी सर्दी होती तो चना खाते कि नहीं खाते आप? चने हैं, बेसन, इसकी चीज़ खाने, क्यों? वो जो चना का बेसन है या चना है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। और कफ और कुछ नहीं, केन फलती थी कफ, क यानी कि जल होता है, जल के द्वारा जो फलता है उसका नाम कफ है। तो जल को कौन सोखता है? चना है, बेसन है या दालें हैं, तो उस संबंधी, इसलिए चने को खाने वाला कौन है? घोड़ा। क्यों? उसको कफ प्रकृति ज़्यादा रहती है और इसी कारण से वो फास्ट भागता है, क्योंकि फास्ट भागेगा तब उसके अंदर गर्मी आएगी। और फास्ट भागने के लिए कफ को सुखाता है और कफ को सुखाने के लिए खाने में भी चना खाता है। समझ में आ गया ना बात?
हाथी की पित्त प्रकृति, जब चाहे उसको मद झरने लग जाता है। तो पित्त प्रकृति वाले के लिए भोजन क्या होगा? गन्ना होगा, गुड़ होगा, मीठा होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो कोई भी चिकित्सक यदि हाथी रोगी हो रहा है तो उसको पित्त संबंधी चिकित्सा देगा, यदि घोड़ा रोगी हो रहा है तो कफ संबंधी चिकित्सा देगा, और मनुष्य के वात संबंधी चिकित्सा पहले की जाती है। इसका वात शमन कर दो, क्योंकि वात यदि शमन हो गया तो पित्त कफ अपने आप शमन हो जाएंगे, क्योंकि हवा देने वाला कौन है? वात। वात का नाम ही हवा होता है। ये कफ को हवा दे देगा, ये पित्त को हवा देगा, अथवा वात को हवा देगा, तो कोई ना कोई रोग आएंगे। जितने भी रोग हैं 3 संबंधी ही हैं, चौथा कोई है ही नहीं, इसलिए इनको त्रिदोष बोलते हैं। और इन तीनों को शमन करने वाला एक रसायन होता है, जिसका नाम त्रिफला होता है। कफ को शमन करने वाला बहेड़ा है, पित्त को शमन करने वाला आंवला है, और वात को शमन करने वाला हरड़ है। इस प्रकार से ये सावन के महीने में हरड़ खाई जाती है। क्यों? हरड़ जो होता है वो वात नाशक होता है। एक आता है, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की, कि जिसके घर में माँ ना हो उसके घर में यदि हरड़ है तो उसका पालन करा देगी। क्यों? हरड़ जो है वात का शमन करती है, और वात यदि शमन हो गई तो आपके सारे रोग शमित रहेंगे। और माँ और क्या करती है? तुम्हें सुख सुविधा प्रदान करती है। जब तुम्हारे जीवन में रोग ही नहीं आएंगे तो माँ की आवश्यकता हो लगेगी नहीं आपके लिए। जिसका मतलब ये नहीं कि माँ का महत्व कम हो जाएगा, लेकिन जिसके घर में माँ नहीं है, आयुर्वेद का सूत्र बोलता है उसके घर में हरड़ होनी चाहिए। और हरड़ भी हर महीने में किस वस्तु के साथ सेवन की जाती है इसका भी एक विज्ञान है। सावन के महीने में तो हरड़ विशेष रूप से ली जाती है, क्योंकि इस समय आप गर्मी से जो हवा संचित किए हैं, हर ऋतु में अलग अलग दोष के प्रकोप होते हैं, अलग अलग दोष संचित होते हैं, और अलग अलग दोष कुपित होते हैं। जैसे अभी ये सावन भादों का महीना जो वर्षा ऋतु माना जाता है, इसमें वात कुपित होता है। ये संचित कब हुआ था? हमने ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में खूब हवा खाई थी, गर्मी लगती थी, खूब हवा खाई, पंखे की खाई, कूलर की खाई। अब वो जो बात संचित हो गया है इस महीने में दर्द पैदा करता है। जितने भी दर्द वाले रोग होंगे इस महीने में ज़्यादा परेशान करेंगे। 12 महीने करते हैं, लेकिन इस महीने में क्योंकि बात उद्रेक को प्राप्त होता है, इसीलिए इस महीने में हरड़ का प्रयोग करो। हरड़ तो वैसे पूरे मनुष्य तो बात का रोगी होता है, उसको पूरे साल भर हरड़ खानी पड़ती है, लेकिन हरड़ भी खाने के साथ किस चीज़ के साथ खाएं? सावन के महीने में, सावन भादों में किस चीज़ के मिला के साथ खाएं? क्वार और कार्तिक में कब खाएं? अब क्वार के महीने में गुड़ खाया जाता है। क्यों? उस समय जो आप अभी ठंडा मौसम हो गया, गरम गरम चीज़ें खा रहे होंगे, मेथी खा रहे होंगे, गरम चीज़ें खा रहे होंगे, तो इससे पित्त संचित कर रहे हैं अभी आप। कुपित कब होगा? क्वार के महीने में, कार्तिक के महीने में, शरद ऋतु जब आएगी तो उस समय क्या? गुड़ खाया। गुड़ क्या होता है? पित्त को शमन करने वाला होता है, इसलिए गुड़ हाथी को भी खिलाया जाता है और मनुष्यों को भी खिलाया जाता है। कब? क्वार और कार्तिक के महीने में। ऐसे हर ऋतुओं में संचय काल भी होते हैं और प्रकोपन काल भी होते हैं। अभी बात का प्रकोप काल है और संचय काल किसका है? पित्त का। अभी पित्त संचित होगा, बाद में उदय में आएगा। फिर ऐसे ही कब का संचय काल आता है? सर्दियों में। फिर वो कुपित कब होता है? बसंत ऋतु में। चैत के महीने में चना खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? क्योंकि अब कब प्रकोप को उत्पन्न हो गया। ठंडी में कब संचित हुआ? ठंडी थी, वातावरण से हमने ठंडी ग्रहण की, और वो संचित हुआ कब? कुपित कब होता है? बसंत ऋतु में, चैत और वैशाख में। इसलिए चैत और वैशाख में चने खाने के लिए कहा जाता है कि नहीं? ये सब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं कि आप बड़े बड़े रोगों से लड़ सकें, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया उन्हीं फिरंगियों ने आपकी भोजन संबंधी नियमावली को भंग करके। सोचो, जितने डॉक्टर्स आज हो गए हैं, इतने डॉक्टर्स की आवश्यकता थी ही नहीं, कम पड़ रहे हैं। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जितनी भी अस्पतालें हैं वो सब पाप की जड़ें हैं। सुन के आपको शौक लगेगा कि गांधी जैसा परोपकारी व्यक्ति, मानवता की सेवा करने वाला व्यक्ति अस्पतालों को पाप की जड़ क्यों कह रहा है? अस्पतालों को पाप की जड़ कहने का मकसद उनका ये नहीं था
कि यहाँ पर चीड़ा फाड़ी होती है, हिंसा होती है इस कारण से। अरे ये तो हिंसा मानी नहीं जाती गृहस्थ जीवन में, क्योंकि यहाँ पर तो ये आरंभ भी हिंसा में आएगी। तो फिर क्या है, क्यों पाप की जड़ कहा, वो भी गांधी जैसे व्यक्ति ने? इसलिए कहा जितनी अधिक अस्पतालें होंगी, जितने अधिक मेडिकल स्टोरेज होंगे, उतना व्यक्ति अपने जीवन शैली के प्रति लापरवाह होगा। अरे कुछ भी खाओ, कैसे भी करो, कुछ भी, बाजू में डॉक्टर है ना, हम दिखाएंगे, ठीक कर देंगे। बाजू में मेडिकल स्टोर है ना, ऐसे डाइक्लोविन लेंगे और ठीक हो जाएंगे। अब डाइक्लोविन तो एक ऐसी दवा हो गई जो हर व्यक्ति के मुख पे हरी पन्नी वाली दवा, होता कि नहीं होता? ये 10 पैसे की दवा 2 रुपये में 3 रुपये में बिकती है। क्यों बिकती वो तो कोई जाने, क्योंकि ये डाइक्लोविन के माध्यम से आपको तुरंत पेन किलर तो दिया जाता है, लेकिन ये पेन किलर है, किलर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके माध्यम से और आपके भीतर इससे भी बड़े डोज लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब वात, पित्त और कफ, ये 3 रोग हैं, 3 दोष हैं, इन संबंधी रोग हैं, और इन संबंधी दोषों को ठीक करने के लिए आपके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए, होती हैं। तो गांधी जी ने ये कहा, क्यों कहा? क्योंकि जितना व्यक्ति अपनी जीवन शैली के प्रति लापरवाह होगा, और लापरवाह व्यक्ति क्या करता है? पुण्य करता कि पाप करता है? सुविधा भोगी व्यक्ति पुण्य करता कि पाप करता? जितना लापरवाह होगा उतनी सुविधाओं की मांग करेगा, जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतने पाप में जाएगा। अब पाप में जाने के लिए कारण क्या बना? आप जब पहले 2, 4, 10 गांवों में एकमात्र वैद्य होते थे, सुना है आपने हकीम जी का नाम? पूरे आसपास के जिले के लोग हकीम जी के पास इलाज कराने आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि पहले व्यक्ति, इतने डॉक्टर्स थे ही नहीं, और रोग इलाज करने के लिए एक था, तो व्यक्ति अपने आप सदा जीवन जीता था, भोजन पानी व्यवस्थित करता था, किसी प्रकार से हमारे लिए अनावश्यक रोग ना हो जाए इससे बचता था। अब घर घर अस्पतालें हैं, गली गली में मेडिकल स्टोर हैं, कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, चाट पकौड़ी खाओ, कैसे भी, चांटे खाओ चाहे चाटा खाओ, कुछ भी खाओ, खाते चले जाओ, और फिर उसके बाद जो होगा डॉक्टर संभाल लेंगे। इसीलिए गांधी जी ने अस्पताल जैसी संवेदना भरी और सेवा भरी चीज के लिए भी मजबूरन पाप की जड़ कहा। अस्पतालें बढ़नी नहीं चाहिए। मेडिकल हब नागपुर चातुर्मास जब किया, नागपुर तो मेडिकल हब माना जाता है, वहाँ के लोग जब मेहमान आते हैं तो सिर पकड़ते हैं, क्योंकि वो मेहमानी करने नहीं, इलाज कराने आए हैं। और अब वो मरीज तो इलाज पाएगा अस्पताल में, उनके अटेंडर इलाज पाएंगे उनके घर में।